राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है असहयोग आंदोलन। दिल्ली में बिजली और पानी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में आज यानी कि शनिवार के दिन सुबह से असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और केजरीवाल जो हैं भूख हड़ताल पर चले गए हैं। सुंदर नगरी इलाके के ही एक कमरे के भीतर अरविंद केजरीवाल जो है अपनी इस भूख हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास केजरीवाल सुंदर नगरी इलाके के इस मंच पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया है। और केजरीवाल के अलावा उनकी पार्टी के और भी जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो दिल्ली के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में और अपने अपने वार्ड में उपवास और असहयोग आंदोलन जारी किए हुए हैं। दिल्ली में बिजली का दाम कम कराने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बिजली का बिल कम करो, सरकार निकम्मी है। शीला दीक्षित को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि वे अपने पद से इस्तीफा दें। उनको अब रहने का हक नहीं, बजट में उन्होंने कोई रियायत नहीं। विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी युवा मोर्चा ने आज मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की मौजूदा कांग्रेस सरकार डीईआरसी और बिजली कंपनियों के बीच मिलीभगत है, लिहाजा बिजली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि बिजली कंपनी भारी मुनाफे में चल रही हैं। विजय गोयल ने ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार आने पर बिजली की कीमतें 30% तक कम कर दी जाएंगी। ये दिल्ली सरकार, ये मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, ये डीआरसी सब बिजली कंपनियों से मिली हुई है, ये जनता का ध्यान नहीं रख रही और इसीलिए हमने कहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो 30% बिजली के दाम हम घटाकर दिखा सकते हैं। विजय गोयल ने गुजरात से दिल्ली की तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 24 महीनों में बिजली के दामों में 8 बार इजाफा किया गया है और अब तक 59% तक बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। काले हिरणों के शिकार के मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन सलमान खान को पेशी से छूट दे दी है। सलमान खान पर ही हिरण के शिकार का आरोप है। जोधपुर की सेशन कोर्ट में पेशी के लिए आज सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे तो पहुंचे, लेकिन सलमान खान नहीं आए। सलमान खान के वकील ने कोर्ट में सलमान की खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि वो अमेरिका में इलाज करा रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट में पेशी से छूट दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने सलमान के वकील की ओर से दी गई अर्जी को मानते हुए उन्हें पेशी से छूट दे दी है। हमारे क्लाइंट की अस्वस्थता के कारण आज वो अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। उनका यूएसए में चेकअप के लिए गए, वहाँ डॉक्टर ने सलाह दी कि 22 तारीख के पहले वो यूएसए नहीं छोड़े। ये जिनाइन कारण होने से अदालत ने हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। दरअसल सलमान खान पर ये आरोप पहले से तय हो चुके थे। आज उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी और इन आरोपों में कुछ संशोधन करने की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना और आरोप जो पहले से सलमान खान पर तय थे उन्हें दोबारा से उन पर लगा दिया। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की कोर्ट से तो राहत मिल गई है, लेकिन हिट एंड रन केस में सलमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के 2002 के हिट एंड रन केस में उन्हें 25 मार्च को बांद्रा कोर्ट में पेश होना है। इस मामले में सलमान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है और इस आरोप के खिलाफ सलमान की अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। इस हिट एंड रन केस में एक आदमी की मौत हुई थी और 4 लोग जख्मी भी हुए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सलमान खान आज रात अमेरिका से भारत लौट सकते हैं। लियाकत की गिरफ्तारी के मामले में जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कड़ा विरोध जताया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्रालय को लियाकत के बारे में जानकारी देते हुए उसकी वापसी को सरकार की ओर से जारी पुनर्वास योजना का हिस्सा बताया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लियाकत ने 10 दिन पहले अपनी वापसी की सूचना कुपवाड़ा प्रशासन को दी थी और उसकी सरेंडर की अर्जी पर सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मोहर लगने के बाद ही वो अपने परिवार के साथ वापस लौट रहा था। उसके साथ बांडीपुर का महराजुद्दीन भी अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ वापस लौट रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते अब तक 300 पूर्व आतंकी अपने परिवार समेत लौट चुके हैं और ये जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दी जाती रही है। लियाकत के बारे में पुलिस का कहना है कि वो कश्मीर में किसी भी आतंकी घटना में शामिल नहीं रहा है और उस पर केवल सरहद पार जाने का आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस मामले में गृह मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। कर्नाटक में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच बीजेपी के नए राज्य अध्यक्ष ने पद संभाला है। बीजेपी के नए अध्यक्ष प्रहलाद जोशी से हम बात करते हैं। प्रहलाद जी साहब, ये बताइए, बीजेपी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है कर्नाटक में
और बीजेपी बटी हुई है इस समय। बेसिकली आपने जो कहा बीजेपी बटी हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ स्प्लिंटर ग्रुप हैज गॉन आउट ऑफ द पार्टी। हमने उसको फेस करने के लिए पार्टी सशक्त है। पार्टी के सारे कार्यकर्ता ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पार्टी वर्कर्स और विद भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमको पूरे से पूरे विश्वास है हम ये चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस पहले चुनाव लास्ट टाइम चुनाव से बहुत अच्छा होगा। येडियुरप्पा की पार्टी के छोड़ने के बाद क्या पार्टी को नुकसान हुआ है? क्योंकि लोकल चुनाव में सामने आया है बात। 2-3% जो वोट लेता है वो पार्टी को वोट देने से फायदा नहीं है। बीजेपी इज द बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर कांग्रेस ऑलवेज इन कर्नाटका एंड दिस नेशन एज ए होल। इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम इस इलेक्शन में नहीं होता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार का ये आरोप बिल्कुल गलत है कि उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। दिल्ली में नेशनल एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती। The charge of discrimination is wrong and I reject the charge. What the state of Bengal is really asking is special assistance to deal with its debt burden. Now, this debt has been incurred by the state of West Bengal by borrowing in the past. Just as the central government borrows, the state government also borrows. That borrowing has to be financed by the state of West Bengal. We recognize that to look into the debt-stressed states' problems and advise the government on how to deal with it. कांग्रेसी विधायक की महिला कबड्डी कोच सुनील डबास पर की गई टिप्पणी से खिलाड़ी और द्रोणाचार्य कॉलेज के छात्र छात्राएं काफी गुस्से में हैं। आईसीयू में भर्ती भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच सुनील डबास का हाल जानने के लिए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री भी अस्पताल पहुंचे। खबरों के मुताबिक सुनील डबास को गुड़गांव के शीतला अस्पताल से मेदांता अस्पताल में भेज दिया गया है। सुनील डबास के परिजन और द्रोणाचार्य कॉलेज के छात्र विधायक की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी से खासे नाराज हैं। और उन्होंने सिर्फ एक ट्राउजर और एक टॉप पहना हुआ था जींस का, इतना वल्गर भी ड्रेस नहीं थी। इस माहौल में जबकि लेडीज के लिए, एक महिलाओं के लिए दिन प्रतिदिन नए नए कानून बनते जा रहे हैं, उस हाल में इस तरह कमेंट करना बहुत ही गलत होगा। इंडिया में जनरली ऐसा होता आया है। इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। स्टिल अभी भी चीजें बदली नहीं है, बदलने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को, खासकर जो पावर में, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कुछ भी कहते हुए। और एक मंच पर जब बहुत से लोग बैठे हैं, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? ये थोड़ी ना है कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए चुनते हैं या फिर ये उनको ये कहे कि आपका ड्रेस कोड क्या है। राव धर्मपाल सर ने आके और कुछ और बात तो चली नहीं, उनके वियरिंग के बारे में ही बोल दिया कि कैसे कपड़े पहन के आए, साड़ी पहन के आनी चाहिए थे। अर्थ आवर के मौके पर देश के जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी बीच पर एक कलाकृति बनाई है। इस कलाकृति के जरिए लोगों से अपने घरों की बिजली तकरीबन 1 घंटे बंद रखने की अपील की गई है। ओडिशा के पुरी बीच पर रेत से कलाकृति बनाते ये हैं देश के मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम के लोग। सुदर्शन पटनायक ने इस कृति के जरिए बिजली बचाने की अपील की है। उन्होंने इस माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि बिजली बचाएंगे तो धरती भी बची रहेगी। अर्थ आवर को लेके थ्रू आउट वर्ल्ड में जो एक कैंपेन शुरू हुआ है कि हम लोग 1 घंटा के लिए स्विच ऑफ करने के लिए, बिहाइंड दी 1 आवर हम लोग जितने भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में भयानक तूफान की चपेट में आने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 लोग घायल हो गए। ये उस भयंकर तूफान की तस्वीरें हैं जिसने बांग्लादेश में तबाही मचा दी है। शुक्रवार को ब्राह्मणबाड़िया जिले के कई इलाकों में आए भीषण तूफान ने बर्बादी मचा दी। तूफान की चपेट में आने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 लोग घायल हो गए। तूफान की तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी चपेट में आने से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। तूफान की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और बिजली की सप्लाई पर भारी असर पड़ा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है।